जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लास्ट फेज में हम लोग चल रहे थे और केवल 2 दिन का लेक्चर बाकी है, एक आज और एक कल। फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका वो समाप्त हो जाएगा, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर का ही एक दूसरा रूप, जिसको बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्शन जनरेटर। थ्री फेज की बात चल रही थी तो थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर, इसको एसिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि जो सिंक्रोनस ना हो। सिंक्रोनस स्पीड एक फिक्स स्पीड होती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग। तो जब आपकी ना तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो और ना ही स्पीड फिक्स हो, या ये कहिए जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स स्पीड ना दे, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, स्पीड भी वेरी कर रही है, तो उसको बोलेंगे, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड पर ना चले। सिंक्रोनस स्पीड मतलब एक फिक्स स्पीड, तो उसको बोलते हैं क्या, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, विच इज नॉट सिंक्रोनस। तो ये जो जनरेटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं रन करेगा, सीधी सी बात ये, बस। ठीक है, देखिए होता क्या है। आपने इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ा कि एन आर इज इक्वल टू होता है एन एस वन माइनस एस, या ये कहिए स्लिप होती है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। एन एस माइनस एन आर को बोलते थे, स्लिप नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे स्लिप स्पीड। और मैंने बताया था कि अगर वो इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर में पापा इज ऑलवेज पापा का कॉन्सेप्ट याद रखिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही है। इस रोटर की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही है। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से रन कर रही हैं और वही रोटर को रोटेट कर रही हैं। तो उनकी स्पीड कभी भी रोटर अचीव नहीं कर पाएगा। तो इंडक्शन मोटर के केस में होता है एन आर इज लेस देन एन एस। जब एन आर एन एस से लेस होगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्लिप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बस वन से छोटी, जीरो से बड़ी और वन से छोटी। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, या इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, एन आर की वैल्यू एन एस से बड़ी हो जाती है। जब एन आर की वैल्यू एन एस से बड़ी हो जाएगी तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। तो स्लिप आ जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव स्लिप ऑलवेज इंडिकेट्स दैट मशीन रन्स एज जनरेटर। ये निगेटिव स्लिप क्या बता रहा है कि मशीन रन्स एज जनरेटर, मतलब मशीन पावर कंज्यूम करने की बजाय पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। अगर मैं इसके इंडक्शन मोटर के सर्किट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि R2/S जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी एयर गैप पावर कंज्यूम करने के लिए, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। एक बताया था जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रोटर कॉपर लॉस के लिए, और दूसरा मैंने बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट के लिए। तो जब स्लिप निगेटिव होगा तो ये जो मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस, तो ओवरऑल पीएम क्या आ जाएगा, माइनस। और मैकेनिकल पावर माइनस होने का क्या मतलब है कि मोटर जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये तभी होगा जब स्लिप क्या हो, निगेटिव। ठीक है, जरा इसकी टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके गेट में पूछे गए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं।
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, रोटर की फील्ड का, रोटर की स्पीड और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिफरेंस, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये सब पूछे जा चुके हैं। जब आप PYQ करेंगे या मैं कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो जादू जैसा ना लगे, इसके लिए जरूरी है कि बार बार चीजों का रिवीजन कीजिए, ठीक। अब देखिए टॉर्क, स्पीड, ये स्पीड है NR, ध्यान रखिएगा, रोटर की स्पीड। तो अगर मशीन मोटर है तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनती थी। ये जो है ये पॉइंट बताता था स्टार्टिंग टार्क को, ये पॉइंट बताता था मैक्सिमम टार्क को, और ये पॉइंट बताता था वो स्पीड जिस पर टॉर्क मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, ये वो स्पीड है जिस पर टॉर्क मैक्सिमम है। तो इसको मैं लिखता था NRM। NRM क्या है? द स्पीड एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। अब जरा देखिए, ये तो हो गई मोटर, तो इसको बोलेंगे मोटरिंग मोड। यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर NS है, मतलब NR NS के बराबर हो गया, क्योंकि जैसे ही NR NS के बराबर हो जाता है वहां पर टार्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो स्लिप मिलेगा ना टार्क मिलेगा, ठीक है। ये है, ये पॉइंट क्या बताएगा? जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाए। अब मैंने बताया है कि जनरेटर तब बनेगा जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो, तो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा वाला पॉइंट इधर आएंगे, तो जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक ठीक ऐसी बनती है। ये जो मोड है यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज नोन एज जनरेटर मोड। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर मोड। ये जो टार्क है, यहां पर जो टार्क आएगा, दैट टार्क इज नोन एज पुश ओवर टार्क। इसको क्या बोलते हैं? पुश ओवर टार्क। इसका क्या मतलब है वो जान लीजिए। देखिए, जब आपकी रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो रही है, इसका ये मतलब है कि रोटर कहीं बाहर से किसी चीज से कपल्ड है, या रोटर को घुमाने वाला कुछ ज्यादा एनर्जी वाला है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड में रोटर को घुमा रहा है। तो जो जिससे रोटर कपल्ड है, रोटर को घुमाने वाले एलिमेंट को बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर का टार्क अगर इस पुश ओवर टार्क से ज्यादा है तभी NR ग्रेटर देन NS होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो द मिनिमम टार्क एट विच प्राइम मूवर requires to run the rotor of induction generator is known as pushover torque। पुशओवर टार्क ही वो मिनिमम टार्क है जिससे ऊपर टार्क लगने पर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी और मशीन किसकी तरह बिहेव करेगी? जनरेटर की तरह, इंडक्शन जनरेटर की तरह। मोटर में कौन सा टार्क होता था? पुल ओवर टार्क। अगर आपको याद हो, पुल ओवर टार्क या उसी को ब्रेक डाउन टार्क बोलते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां पर क्या होगा? इधर की तरफ रोटर की स्पीड माइनस में जा रही है, इधर है प्लस, ये है जीरो ओरिजिन। तो अगर रोटर की स्पीड माइनस में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड की खास बात क्या है वो जरा जान लीजिए। अगर मैं स्लिप की बात करूं तो स्लिप की वैल्यू होती है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। मोटरिंग मोड में स्लिप की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बराबर होती है, 0 से बड़ी 1 से छोटी। जनरेटिंग मोड में स्लिप की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी, मतलब माइनस में होगी। लेकिन ब्रेकिंग मोड में देखिए, ब्रेकिंग मोड में NR की वैल्यू निगेटिव है,
तो जब आप यहां पर निगेटिव रखेंगे तो NS माइनस माइनस NR क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होते ही S की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ जाएगी। तो ब्रेकिंग मोड में हमेशा स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी। तो जब भी आपको ब्रेक लगाना हो, मशीन को ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट करना हो, स्लिप की वैल्यू 1 से बड़ी कर दीजिए। स्लिप की वैल्यू 1 से बड़ी तभी होगी ही जब NR की वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा NS से, तभी उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो फिजिकल मतलब समझ गए ब्रेकिंग का क्या है, रोटर की स्पीड रिवर्स कर देना। वहां पर स्लिप कितना होता है, हमेशा 1 से बड़ा। ये सब आपके गेट और ES के क्वेश्चन है, सब ये सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, वर्किंग में। ये आपने देख लिया है कि अगर जनरेटर की तरह काम कर रही है मशीन, तो NR की वैल्यू NS से बड़ी होनी चाहिए। समस्या ये नहीं है कि NR की वैल्यू NS से बड़ी होनी चाहिए, जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि NS होना ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एयर गैप है, उस एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और वो किस स्पीड से रोटेट करनी चाहिए, NS स्पीड से। तो जब भी आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप करना है, तो सीधी सी बात यह है कि आपको स्टेटर पर सप्लाई देनी है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर इंडक्शन जनरेटर है तो वहां पर सप्लाई नहीं चाहिए। जैसे डीसी जनरेटर में फील्ड में सप्लाई चाहिए थी, क्यों, ताकि फ्लक्स मिले। अगर फ्लक्स नहीं मिलता था तो वहां पर फ्लैश ओवर कराते थे, याद है, बैटरी से टर्मिनल वो करके, जब हम सेल्फ एक्साइटेशन पढ़े थे डीसी जनरेटर का, ठीक वैसे ही यहां पर है। आपको एयर गैप में फील्ड चाहिए चाहिए, क्योंकि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटर कंडक्टर रोटर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में एक रोटेटिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उस पर ईएमएफ जनरेट होगा, फैराडे लॉ कहता है। तो ठीक वहां पर यहां पर भी क्या है, आपको आरएमएफ चाहिए, तो स्टेटर में आपको सप्लाई चाहिए ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रोटर की स्पीड हमेशा एनआर की स्पीड एनएस स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। एनएस क्या है, वो स्पीड जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एनआर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे मोटर में था, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे थे, एनआर भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा था और आरएमएफ भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा था। बस अंतर क्या है जनरेटर और मोटर में कि एनआर की वैल्यू एनएस से ज्यादा होगी, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। अगर आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो मोटर में ब्रेक लग जाएगा, मोटर जनरेटर नहीं बन पाएगा। मोटर में क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। ब्रेकिंग मोड में मोटर चलेगी, जनरेटिंग मोड में नहीं। तो पहला बात आपको ध्यान में रखना है कि स्टेटर वाइंडिंग हमें देनी है, यहां पर सप्लाई देनी है ताकि फ्लक्स बना रहे। अगर इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व ड्रा किया जाए तो मैग्नेटाइजेशन कर्व वैसे ही होता है जैसे बाकियों का होता है। ये है फ्लक्स या फील्ड और ये है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यहां पर जाकर के सैचुरेशन मिल जाता है तो ऐसा ही कर्व होगा। यह है मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये सैचुरेशन होने पर टर्मिनल वोल्टेज फिक्स हो जाता है, उस आप फील्ड को कितना बढ़ा लीजिए फ्लक्स वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज जनरेट कैसे होता है, ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा, ये आप पढ़े ही हैं फैराडे लॉ से। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि एडवांटेज इसका क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि चूंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर काम करता नहीं है, जब सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं काम करता तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको एक ऐसे लोड पर भी चला सकते हैं जिसको सप्लाई तो चाहिए लेकिन स्पीड का कोई कांस्टेंट उस पर ना हो। या ये कहिए, जब हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं अलग अलग पावर प्लांट के, तो हम उनको क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं।
सिंक्रोनाइज का मतलब कि उनका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, मतलब वोल्टेज और स्पीड, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक, ये कई सारे जनरेटर पैरेलल में ऐसे ऑपरेट करते हैं। ये जनरेटर है, ये सब एनर्जी दे रहे हैं, सबका टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, इसको तो बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, मतलब उनका स्पीड और वोल्टेज इक्वल है। लेकिन यहां पर तो स्पीड का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहां पर फिक्स स्पीड है ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला एडवांटेज ये है कि यहां पर सिंक्रोनाइजेशन की समस्या नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम ओवरकम। कोई समस्या सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर काम ही नहीं करता। सिंक्रोनाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या ये आपने सुना होगा, ग्रिड फेल होना, कि जनरेटर, ये जो 3 लगे हैं पैरेलल में, सारे जनरेटर हैं, अगर इनमें से कोई भी एक गड़बड़ कर रहा, किसी की स्पीड कम हो गई, किसी पर लोड ज्यादा हो गया, तो जनरेटर के बजाय क्या बनने लगेगा, मोटर। और जैसे ही वो मोटर बना, वो सप्लाई देने के बजाय क्या करेगा, सप्लाई ड्रा करेगा। तो आपको समय रहते उस मोटर को, जो जनरेटर मोटर बन गया, उसको आइसोलेट कर देना है सिस्टम से। अगर आपने आइसोलेट नहीं किया तो उसी समय बोलते हैं कि ग्रिड फेल हो गई या ग्रिड कोलैप्स कर गई, पूरा सिस्टम को ये क्या कर देगा, ठप कर देगा। ठीक है, 2012 के आसपास हुआ था, ग्रिड फेल की थी। ठीक है, देखिएगा नेट पर सर्च करके, गूगल महाराज की शरण में जा करके। दूसरा दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इट हैज इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब सेल्फ, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्लक्स हो जाएगा जीरो, और फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो रोटर में कोई ईएमएफ मिलेगा नहीं, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर, ये सब मिलेंगे नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोटर क्या हो, वो जनरेटर क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये फीचर केवल और केवल इंडक्शन जनरेटर में मिलता है, बाकी किसी जनरेटर में नहीं मिलता। ठीक है, और उसका कारण क्या है, वो जो स्टेटर में हम सप्लाई दे रहे हैं, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, वो सप्लाई क्या हो जाएगी, फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स नहीं मिला तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, रोटर अपने आप रुक जाएगा। स्टेटर में सप्लाई कौन सी देंगे, एसी। मैंने आपको बताया है कि फ्लक्स यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों के साथ चेंज होना चाहिए, स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, डिसएडवांटेज क्या है। और एक एडवांटेज है कि वो सस्ता होता है बाकी सिंक्रोनस जनरेटर से। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात यह है कि जनरेटर का काम यह है दो पावर सप्लाई करना, पी और क्यू। पी को बोलते हैं एक्टिव पावर और क्यू को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो जनरेटर का काम है कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को सप्लाई करना। हमारे पास मैक्सिमम लोड कौन से होते हैं, लैगिंग या लीडिंग, लैगिंग। सारे इंडक्शन लोड होते हैं मैक्सिमम, फैन ले लीजिए, ब्लोअर ले लीजिए, हीटर ले लीजिए, सब क्या है, इंडक्शन। मोटर ले लीजिए, सब क्या है, इंडक्शन लोड है। तो हमारे पास पावर फैक्टर कौन सा है, लैगिंग। तो जनरेटर का काम क्या होता है कि वो लैगिंग एक्टिव पावर दे और लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये पी तो देता है, बट इट कांट जनरेट रिएक्टिव पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए, खासकर जनरेशन के लिए, दोनों पावर इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्यू नहीं रहेगा, मैं पावर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, अगर क्यू जनरेट नहीं कर रहा है तो पी कभी भी जनरेटर से लोड तक नहीं पहुंच पाएगा। पावर प्लांट जनरेट तो करेंगे एनर्जी, लेकिन कभी भी लोड तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लोड मतलब जो हम लोग कंज्यूमर हैं, जो यूज करना है, इंडस्ट्री है जो यूज कर रही है, वहां पर तो ये पी और क्यू दोनों चाहिए। तो पी ये जनरेट तो करेंगे, लेकिन क्यू के बिना ये लोड तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यही इसका डिसएडवांटेज है।
कि ये P तो जनरेट कर सकता है एक्टिव पावर, लेकिन रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं कर सकता। रिएक्टिव पावर क्यों नहीं जनरेट कर सकता? वो जब आपको सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि रिएक्टिव पावर होती क्या है और रिएक्टिव पावर जनरेट कैसे करते हैं। यहाँ पर रिएक्टिव पावर जनरेट उसी वजह से नहीं होगी, जब हम वो कारण जान जाएंगे तो इस चीज को फिर से वहां पर रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए कि ये रिएक्टिव पावर को जनरेट नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको इस जनरेटर को इस्तेमाल करना है तो आपको एक ऐसी डिवाइस के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा जो रिएक्टिव पावर क्या करे, प्रोवाइड करे, तभी ये काम का है। तो ये वाला जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, हमेशा पैरेलल में आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटर बैंक। डेल्टा कनेक्शन में हमेशा आपको कैपेसिटर बैंक आपको मिलेगा। ये कैपेसिटर बैंक क्या करता है, इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, किसको, जनरेटर को भी और इधर जो लोड कनेक्टेड है उनको भी। अब जब एडवांटेज डिसएडवांटेज जान गए आप तो इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है वो देख लीजिए। इसका एप्लीकेशन कहां करते हैं, सबसे अच्छा यूज है विंड पावर प्लांट, या ये कहिए विंड मिल्स। आपने देखा होगा पंखुड़ियां चलती रहती हैं। एयर क्या है, एयर प्रेशर डिफरेंस, जैसे करंट क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस होने पर करंट फ्लो होती है, वैसे ही अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो हवा एक जगह से दूसरी जगह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है। अब आपने देखा होगा कि हवा की स्पीड कांस्टेंट तो रहती नहीं, कभी आंधी तूफान आ गया, कभी चल ही नहीं रही हवा। और आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड पर चाहिए, क्योंकि अगर आप घरों में पंखे को ही देख लीजिए, अगर उसको फिक्स फ्रीक्वेंसी का सप्लाई आप नहीं देंगे तो क्या करेगा, झटका देकर चलेगा, तो उसमें आपको गुस्सा आएगी कि इस पंखे को उखाड़ करके फेंक दीजिए। ठीक है, अब विंड में क्या समस्या है कि सुबह और शाम प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो अच्छी हवा चलेगी, दोपहर के समय या दोपहर के थोड़ी देर बाद प्रेशर डिफरेंस अच्छा होता है तो अच्छी हवा चलेगी। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस अच्छा नहीं है तो हवा धीरे धीरे चलेगी, और जब धीरे धीरे चलेगी तो मशीन मोटर की तरह तो काम करेगी लेकिन जनरेटर नहीं बन पाएगी। तो वहां पर क्या करते हैं, हवा तेजी चले कम चले, वहां पर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिवाइस लगाते हैं ताकि हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी का फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज करते हैं ताकि हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी की सप्लाई बाहर मिले। ठीक है, तो विंड पावर प्लांट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन जनरेटर का। ठीक, दूसरा इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्री में पावर रिकवरी के रूप में। इसका इस्तेमाल होता है, मतलब कि केवल कुछ पार्ट में हम इसको जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो ये मोटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये तो हुआ एप्लीकेशन, पूछा जाता है सारी चीजें। अब देखिए इंडक्शन मोटर का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ होगा, कन्वेयर्स, कंप्रेसर, हाई इंपैक्ट लोड की जो मशीन होती हैं जैसे डाई प्रेसिंग मशीन, क्रेन, होइस्ट, ये सब इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन। घरों में तो सीलिंग फैन हुआ, टुल्लू पंप हुआ, ये सब इंडक्शन मोटर है, सब एसी है। वो अलग बात है सिंगल फेज थ्री फेज, घरों में है तो सिंगल फेज यूज करेंगे, इंडस्ट्री में तो थ्री फेज यूज करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स,
सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर, ये सब इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हाई टार्क हमें चाहिए तो आपके पास दो तरीका है, या तो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर यूज कीजिए या हाई टार्क रोटर्स जो हैं इस वो डीप बार और डबल केज। अगर आपको पूछा जाए कि स्टार्टिंग हमें नॉर्मल चाहिए लेकिन स्टार्टिंग टार्क हाई चाहिए लेकिन रनिंग के समय नॉर्मल चले, तो वो क्या है, डीप बार डबल केज रोटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हम रोटर का मटेरियल कॉपर यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका टार्क क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अगर कोई पूछे कि हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है रोटर का, तो हम कॉपर के बजाय क्या यूज कर लें, एल्यूमिनियम यूज कर लें। और बढ़ाना है तो क्या यूज कर लें, ब्रास यूज कर लें, ब्रॉन्ज यूज कर लें। तो अगर आपको कहीं लिखा दिखे कि रोटर ब्रास या ब्रॉन्ज का बना है, तो आपकी दिमाग की कोशिकाओं में सिर्फ एक ही चीज गूंजनी चाहिए। वो क्या गूंजनी चाहिए कि ब्रास और ब्रॉन्ज का रेजिस्टेंस हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होने का ये मतलब है कि उसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग करंट कम होगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ऐसा इस वजह से क्योंकि जब आप मोटर की स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, जब आप आगे गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वहाँ पर आपको आइटम बनाना होगा, एक कुछ मोटर आपको डिजाइन करके लगानी होगी, वहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन लिखेंगे कि स्टेटर किस चीज़ का बना होगा, रोटर की शाफ्ट किस चीज़ की बनी होगी। तो ऐसा नहीं कि एजेंसी आकर के कुछ भी लगा करके चली जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब अगर आप ले, क्योंकि आप इंजीनियर रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को तो पता नहीं है एजेंसी को कि वो क्या, उसको तो पैसे कमाने हैं, तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि ये कॉपर है ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है कि अगर कॉपर है तो क्या होगा, ब्रास या ब्रॉन्ज का बना है तो क्या होगा। केवल ये नहीं देखना कि सस्ता और महंगा। ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर के रूप में क्या करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक पर ध्यान देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोगों को बताएंगे क्या, जो स्टार्टर हमने पढ़ाया है, यहाँ पर 3 स्टार्टर पढ़ाए थे, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, उसके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और फिर ये चैप्टर दाएंगे हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो बार बार रिवाइज कीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। लेकिन ऐसी फीलिंग मत जगाइएगा कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि इसको, ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको भी कवर करके जाइए। फिर हम धीरे धीरे एक लास्ट मोटर बचेगी सिंक्रोनस में, सिंक्रोनस मोटर जनरेटर, उस समय ये गाना याद करेंगे, और साथ में एक गाना और याद करेंगे कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चीज़ों का रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।